मेरा नाम परिधि है। हम 4 बहनें थे और हमारा एक भाई था जो कि तीसरे नंबर का था और मेरी 2 बड़ी बहनों से छोटा था। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब मेरे भाई की शादी का नंबर था, मगर वो शादी नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि अब वो पहले अपनी बाकी की 2 बहनों की भी शादी कर देना चाहता है, उसके बाद ही अपनी शादी करेगा। मम्मी तो भाई को बहुत समझाती थी कि पहले तुम अपनी शादी कर लो, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे बेटियों की शादी करने में आसानी होगी, मगर वो मम्मी की बात मानता ही नहीं था। लेकिन मैंने तो अपनी मम्मी को साफ मना किया हुआ था कि मैं पहले पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जबकि मेरी सबसे छोटी बहन, उसे तो पढ़ाई लिखाई का कोई शौक ही नहीं था। मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप चाहो तो इसकी शादी कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। मुझसे छोटी मेरी अभी एक और बहन थी। मेरा भाई जिस कॉलेज में पढ़ता था, उसका उसी कॉलेज का एक फ्रेंड था जो हमारे घर पर कभी कभी आ जाता था। देखने में बहुत अच्छा था और मेरे भाई की ही उम्र का था, मगर मैंने नोटिस किया था कि वो जब भी हमारे घर पर आता था, मुझे बड़ी घूर घूर कर देखता था और मुझे देख देख कर धीमी धीमी स्माइल पास किया करता था। लेकिन कभी भी मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया था। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता था। एक बार मैं घर पर अकेली थी जब वो मेरे भाई के बारे में पूछता हुआ हमारे घर आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाहता है, लेकिन तभी मेरी मम्मी आ गई और वो घबरा गया था। मैं धीरे धीरे उसके इशारे समझ रही थी। मुझे वो लड़का बुरा लगने लगा था। शक्ल सूरत का वो ज़रूर अच्छा था, मगर उसकी नीयत मुझ पर थी। मैंने उसके बारे में अपनी मम्मी या भाई किसी को भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़के से मेरे भाई की दोस्ती ख़राब हो, लेकिन अब जब भी वो हमारे घर पर आता था, मैं दूसरे कमरे में चली जाती थी। मैं नोटिस करती थी कि उसकी नज़रें मुझे तलाश कर रही हैं। मेरी पढ़ाई चालू थी और मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादातर ध्यान दिया करती थी। फालतू बातों से मैं बहुत दूर थी, क्योंकि मैं डरती थी कि गलत कामों में पड़ने से मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज से जब घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर में मेहमान थे। इन सारे मेहमानों को देखकर मैं चौंक गई थी। ये कोई नए लोग लग रहे थे, इनको तो मैं जानती भी नहीं थी। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि ये भैया के दोस्त प्रशांत की फैमिली है। मैंने कहा, अच्छा तो उसकी फैमिली हमारे घर पर क्या करने आई है? मेरी बहन मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी कि आपका रिश्ता प्रशांत के लिए उसकी माँ लेकर आई है। मैं तो अपनी बहन की बात सुनकर चौंक गई थी। मैंने कहा कि इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने अपनी माँ को रिश्ता लेकर ही मेरे घर भेज दिया। मेरी बहन कहने लगी, दीदी अब कुछ भी हो, लड़का बहुत अच्छा है और आप नहीं जानती कि भैया के सारे दोस्तों में प्रशांत सबसे ज़्यादा अमीर है। इसके पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके पिता बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं जो प्रशांत के ही नाम पर है। अगर आपकी शादी इसके साथ हो गई तो आप इसके घर में राज करोगी। मैंने अपनी बहन से चिढ़ते हुए कहा कि तुम खामोश हो जाओ। मैंने मम्मी से साफ साफ इनकार किया हुआ है कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद जॉब भी करनी है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और फिर हमारे सर पर तो पिता का भी साया नहीं है, सिर्फ एक भाई है। उसी की कमाई से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हम कब तक अपने भाई पर बोझ बनते रहेंगे? मैं जॉब करके अपने भाई के साथ इस घर को चलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मम्मी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि पहले आप इन लोगों को जाने तो दो, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई थी। हमारे घर पर लगभग 2 घंटे बैठने के बाद वो लोग चले गए थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी कि तुम बहुत भाग्यशाली हो परिधि। तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता कहाँ से आया है? प्रशांत के घर से प्रशांत ने अपनी माँ और बहन को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजा है। उसने तुम्हें खुद पसंद किया है और देखो इतने बड़े लोग हमारे घर खुद चलकर तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम नहीं जानती कि उसकी माँ को तो किसी के घर जाने की फुर्सत भी नहीं होती। वो हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ अपने बेटे की ख्वाहिश पर खुद चलकर आई हैं। मैंने लड़के वालों को हाँ कर दी है, क्योंकि मुझे तो प्रशांत के अंदर कोई कमी नहीं लगी। इतना अमीर है, उसका पिता मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रशांत के नाम करके गया है। तुम वहाँ पर कितनी खुश रहोगी? मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपने उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि हाँ, मैंने हाँ करने में बिल्कुल भी देर नहीं की, क्योंकि ऐसा रिश्ता तो किस्मत वाली लड़कियों के लिए आता है। पता है लड़के की माँ और बहन ने तुम्हें देखा भी नहीं है। उनका कहना था कि हमारे बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वो ज़रूर अच्छी ही होगी।
हमने फिर भी उन्हें तुम्हारी फ़ोटो दिखा दी थी, लेकिन तुम कॉलेज से कब आई मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा सामना उनसे ज़रूर करवाती। अगले हफ्ते वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आएंगे। तुम नहीं जानती कि मैं और तुम्हारा भाई इस रिश्ते से कितने खुश हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप होश में तो हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कह रही हो। मेरी मम्मी कहने लगी कि होश में तो अब तुम्हें आना होगा, छोड़ दो ये जॉब करने की ज़िद और खामोशी से शादी करके अपना घर बसाओ। मैंने कहा, मम्मी मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी मम्मी कहने लगी कि देखो मैं उन लोगों को हाँ कह चुकी हूँ और वो बहुत अमीर लोग हैं। अगर किसी को पता चल गया कि तुम उस लड़के को पसंद नहीं करती तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे और कहेंगे कि इतना अच्छा रिश्ता इन लोगों ने ठुकरा दिया। प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, बस एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो अपना बिजनेस संभालेगा और फिर उसका पिता मरने से पहले इतनी सारी प्रॉपर्टी उसके लिए ही तो छोड़कर गया है कि उसे तो बिजनेस संभालने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मम्मी खुश होते हुए मुझे गले से लगाने लगी और कहने लगी कि तुम नहीं जानती कि मैं इस रिश्ते से कितनी खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए भी ऐसे ही परिवार से रिश्ता आए। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें तो बेचारी बड़ी परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहा करूँगी क्योंकि मेरी बेटी एक ऐसे परिवार में जा रही है जहाँ के लोग तो अमीरी से बहुत मशहूर हैं। मैंने कहा, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? क्या आप अपनी बेटी की शादी इसीलिए करना चाहती हो कि प्रशांत अमीर है? वो अमीर हुआ और उसने मुझे खुश नहीं रखा तो मेरे लिए ये अमीरी किस काम की? मेरी मम्मी कहने लगी कि शुभ शुभ बोला करो, तुम वहाँ क्यों खुश नहीं रहोगी? आखिरकार तुम्हें प्रशांत ने खुद पसंद किया है और वो तुम्हें प्यार क्यों नहीं देगा? वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वो मुझसे बिना पूछे लड़के वालों को हाँ कैसे कर सकती थी? मेरे घर में तो इस रिश्ते से सब बहुत खुश थे, मगर मैं और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी चाहत को किसी ने नहीं समझा। मैंने भैया से भी बात करने की कोशिश की तो भैया ने भी यही कहा कि प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है और मैं तो चाहता था कि काश मेरी किसी बहन की शादी प्रशांत के घर में हो जाए, लेकिन कभी मेरी प्रशांत से बात करने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो कहाँ है और हम कहाँ। लेकिन फिर भी उसने तुम्हें पसंद कर लिया और अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भी भेजा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब बस मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी प्रशांत के साथ कर दूंगा। भाई की बातें सुनकर भी मैं चौंक गई थी। मेरी बात को कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने कहा था कि मैं इस घर के हालात संभालने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर घर वालों की खुशी के आगे मैंने अपनी खुशी को दफन कर दिया था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे प्रशांत पर आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा ये सपना टूटा था। उसने मेरे घर रिश्ता भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि रिश्ता भेजने के बाद तो मैं उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। एक हफ्ते बाद ही उसकी फैमिली हमारे घर आकर शादी की डेट फिक्स कर गई थी और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए थे, मगर मैंने उनमें से किसी भी गिफ्ट को खोलकर नहीं देखा था क्योंकि मुझे ना तो अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही अपने ससुराल वालों में कोई इंटरेस्ट था। मगर जिस किसी को भी ये बात पता चल रही थी कि मेरा रिश्ता कपूर इंडस्ट्रीज़ के मालिक प्रशांत कपूर से लग गया है, तो वो लोग मुझे बहुत ही भाग्यशाली कह रहे थे। प्रशांत मेरे भाई का दोस्त था। उसने मेरे भाई की भी कई बार मदद की थी। कई बार जब मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत हुई थी तो उसने मेरे भाई को दे दिए थे, जिसको मेरा भाई फिक्र से ही उसे लौटा दिया करता था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए काफ़ी कुछ जोड़ कर रखा था, मगर प्रशांत ने भैया से बोल दिया था कि ना तो उसे दहेज चाहिए और ना ही उसे कोई जेवर। बस वो मुझे पसंद करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मतलब था। इस बात पर तो मेरे घर वाले उसका और उसकी फैमिली का एहसान बहुत ज़्यादा मान रहे थे। फिर मेरी शादी वाला दिन भी आ गया। मैं उस दिन बहुत रोई थी जब मेरे सारे सपने टूट रहे थे और फिर विदा होकर मैं अपनी ससुराल चली आई थी। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत की शादी खूब धूमधाम से की गई थी। मेरा स्वागत भी घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। प्रशांत बहुत खुश नज़र आ रहा था, मगर मैं उदास थी। लेकिन अब जो भी था, जैसा भी था, वो मेरा पति था और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मुझे सारी बातों को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति का कमरे में इंतज़ार कर रही थी। शायद मेरा ये इंतज़ार ज़्यादा देर तक का होने वाला था, क्योंकि ये लोग तो अमीर थे और सुबह को देर तक उठते थे। उनके लिए रात ख़राब करना तो नॉर्मल सी बात थी।
मैं कमरे में चारों तरफ कमरे की सजावट को देख रही थी, जिसकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की गई थी और कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे मेरा पति कमरे के अंदर आया और आते ही मेरे करीब बैठ गया। उसने प्यार से मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा कि तुम नहीं जानती परिधि, मुझे आज के दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार था। फाइनली आज तुम मेरे सामने मेरी पत्नी बनकर बैठी हुई हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। कई बार मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की, मगर हमारे बीच में कोई ना कोई आ गया था, या फिर तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। यही वजह थी कि मैंने अपने घर में अपनी पसंद के बारे में बता दिया और मेरी माँ बहनें खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए चली गईं। मैं अपने पति से कोई बात नहीं कर रही थी। वो कहने लगा कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। जब मैंने ये बात कही तो वो मुस्कुराने लगा था। अभी मैं आगे उससे कुछ और बात करती, इतने में ही उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी और वो एक्सक्यूज़ मी कहते हुए बेड से उठा और एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करने लगा। पता नहीं इतनी रात को किसकी कॉल आई थी। मैं वेट कर रही थी कि कब वो बात पूरी करने के बाद मेरे पास आकर दोबारा से बैठ जाए, जबकि मैं अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए अच्छे ख्याल पैदा होने लगे थे। वैसे भी अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। इंसान को अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत हमेशा खुशी खुशी करनी चाहिए। मैं खुश होने लगी थी, मगर शायद मेरी ये खुशी कुछ समय की ही थी। मेरी थोड़ी सी ही खुशी को अचानक किसी की नज़र लग गई थी। कॉल पर बात करने के बाद मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा कि सॉरी परिधि, तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना होगा। मेरा एक दोस्त अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आया है। वो तो आज सुबह ही आने वाला था, मगर उसकी फ़्लाइट देर से लैंड हुई, इसलिए उसे आने में इतना टाइम लग गया और बेचारे को मेरी शादी भी नहीं मिली। वो यहाँ ज़्यादा किसी को जानता भी नहीं है, इसलिए मैं उसे लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरे अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। बस मुझे 1 घंटा लगेगा, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर मैं तुम्हारा मुँह दिखाई का गिफ्ट भी लाना भूल गया था, वो भी मम्मी के पास रखा हुआ है, मैं उनसे लेना भूल गया था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं जाऊँ? मैंने अपने पति से कहा कि हाँ हाँ आप चले जाओ। तो मेरा पति कहने लगा कि तुम्हें इन दुल्हन के कपड़ों में बहुत भारी भारी महसूस हो रहा होगा, तुम एक काम करो, इन्हें चेंज कर लो और इजी हो जाओ। इन कपड़ों की वजह से तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी। मैं अभी आ जाऊंगा तो अपने हाथों से तुम्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दूंगा। ये कहकर मेरा पति मुस्कुराने लगा था। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तो वो कमरे से बाहर चला गया और मैंने सोचा कि इमरजेंसी तो हर इंसान के साथ लगी रहती है। जब तक मेरा पति घर आता है मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ और दोबारा से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा मेकअप भी थोड़ा ख़राब सा होने लगा था। मैंने अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकाले तो देखा कि अलमारी में एक से एक डिज़ाइनर और ख़ूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। मैंने उनमें से एक सिंपल सा सूट निकाल कर पहन लिया और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया और फिर मैं बेड पर बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जब बेड पर बैठे बैठे थक गई तो इधर उधर टहलने लगी। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, मगर मेरा पति अभी तक वापस नहीं आया था। जब मैं टहलते टहलते थक गई तो बिस्तर पर लेटने लगी। सोचा कि आराम कर लेती हूँ, लेकिन अचानक मुझे शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये शोर कैसा था, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और रोने की आवाज़ आ रही है। मैं घबरा गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी नंद कमरे के अंदर आई और रोते हुए मुझसे लिपट गई। कहने लगी भाभी भैया, ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसके रोने का मतलब नहीं समझ पाई थी। मैंने उससे कहा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि भाभी आपको नहीं पता कि भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। उसकी अचानक बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी। मैंने कहा क्या कह रही हो तुम, वो तो अपने दोस्त को लेने गए हुए हैं। तो मेरी नंद कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, भैया का रास्ते में अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भैया को अस्पताल ले जाया गया था, मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आप नीचे चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं। अपनी नंद की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी नंद मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गई। मैं नीचे गई तो देखा कि सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ एक शव ज़मीन पर रखा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी सारे लोग इकट्ठा थे। मेरी सास और मेरे पति के भाई और उसकी बहनें बुरी तरह से रो रहे थे।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो इंसान अभी कुछ समय पहले मुझसे बातचीत करके गया था वो अचानक कैसे मर सकता है। मैंने तो रोना शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैं अभी अभी तो सुहागन बनी थी और अब मैं विधवा भी बन चुकी थी। मेरी सास मुझे अपने पास बिठाकर लिपट कर रो रही थी और कह रही थी कि देखो, तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे घर वाले भी आ गए थे और मेरे भाई का भी रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। प्रशांत का चेहरा बार बार मेरी आंखों से नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी और प्रशांत के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। मेरी मम्मी भी मुझे देख देख कर बहुत रो रही थी। कह रही थी कि मेरी बेटी को उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलने वाली थी, लेकिन सोचा नहीं था कि उसे इतना बड़ा दुख मिल जाएगा। मैं इतनी बुरी तरह से रो रही थी। अपने पति को याद कर कर के मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी, मगर मैं अपने होशो आवाज़ खो बैठी थी। मुझसे इस बात का सब्र नहीं हो रहा था कि मेरा पति मुझे इस दुनिया से इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता है। वो तो अपने दोस्त को एयरपोर्ट से लेने गया था। उसने कहा था कि वो अभी 1 घंटे में आ रहा है, मगर वो मुझे इस तरह से छोड़ कर गया कि दोबारा वापस ही नहीं आया। मेरी सास ने मेरी मम्मी से कहा था कि ये हमारे बेटे की विधवा है, हमारे घर पर ही रहेगी। कई दिन गुजर चुके थे, मेरे घर वाले भी मेरे घर से जा चुके थे और मैं अपनी ससुराल में ही अपने पति की विधवा बनकर जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पति की मौत को 1 हफ्ता हो गया था जब मेरी तबीयत खराब हुई और मेरी सास ने मुझे दवाई खाने के लिए कहा था। वो दवाई खाने के बाद मेरे सर में दर्द रहने लगा था और मैं बस सारा दिन सोती रहती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रही थी और मैं सांस लेने के लिए पागलों की जैसी हरकतें कर रही थी। कभी अपने आप को पीटने लगती तो कभी घर का सामान उठा उठा कर फेंक रही थी, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मुझे किसी तरह से सांस मिल जाए। और फिर मैं इसी तरह तड़पते तड़पते बेहोश हो गई। शायद मैं 2-3 दिन तक बेहोश रही थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल में हूँ। मेरे बराबर में नर्स थी। उसने मुझसे कहा कि आप अब कैसा महसूस कर रही हो। मैंने उससे कहा मैं ठीक हूँ। वो कहने लगी कि 1-2 दिन बाद तुम और अच्छी तरह से ठीक हो जाओगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और कहने लगी कि कौन से कमरे में भेज दिया जाएगा और मेरी फैमिली कहाँ है, मुझे क्या हुआ था। तो वो कहने लगी कि पागल खाने में तो पागल लोग ही आते हैं, अब उनके साथ पूरा परिवार तो चलकर नहीं आता ना। मैंने शॉक्ड होते हुए कहा, क्या, कौन सा पागल खाना? तो वो नर्स कहने लगी, अरे मैडम, यही पागल खाना जहाँ पर तुम एडमिट हो। हमारे अस्पताल में पागल मरीजों को यहाँ पर रखा जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं कहने लगी, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ। तो वो नर्स मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, हर पागल इंसान यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। वो ये बात कहती हुई और हंसती हुई आगे बढ़ गई थी, मगर मैंने इधर उधर देखा तो बहुत सारे पेशेंट बेड पर लेटे हुए थे और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि मैं सच में एक पागल खाने में थी। मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ जबकि मैं पागल नहीं हूँ। सोच सोच कर दिमाग दर्द करने लगा था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे अजीब अजीब तरह की दवाइयाँ दी जा रही थी जिससे मुझे अपना होश नहीं रहता था और मैं बेसोच सी बस एक तरफ पड़ी रहती थी। मेरी समझ नहीं आता था कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। यहाँ पर पागलों के लिए अलग छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, बिल्कुल किसी जेल की तरह, और मुझे भी इन कमरों में से एक छोटा सा कमरा दिया हुआ था जिसमें रहने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ। यहाँ के पागल एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाए इसलिए उनको अलग अलग रखा गया था, लेकिन मैं बार बार वार्डन से चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है, प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मेरे घर वालों को फ़ोन करो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ की कोई सुनवाई नहीं होती थी। मैं इसी तरह से चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालने की वजह से मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन आधी रात का समय था जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। एक वार्डन मेरे पास आई और कहने लगी कि तू तो बड़ी खूबसूरत है, क्या तू सच में पागल नहीं है? मुझे लगा वो मेरी मदद करने के लिए आई है, शायद मुझे पागल खाने से निकाल दे। मैंने कहा, हाँ सच में मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहने लगी, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तेरी मदद करती हूँ यहाँ से निकलने में, लेकिन उसके लिए तुझे डॉक्टर को खुश करना होगा। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो किस डॉक्टर की बात कर रही थी।
तब उसने मुझे सोच भरी एक्सप्रेशन में गुम देखा तो कहने लगी, अरे तू परेशान मत हो, मैं तुझे यहाँ से निकलवा दूंगी। मैं जानती हूँ कि तू पागल नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुझे लगा कि शायद वो मेरी मदद कर रही है, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो बड़ी प्लानिंग के साथ मेरे पास आई थी और फिर मुझे लेकर सीनियर डॉक्टर्स के केबिन में चली गई। उसने मुझे डॉक्टर के हवाले करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ ये बेचारी पागल नहीं है, इसे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे डॉक्टर ने सर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगा, तो मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने जल्दी से डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं हाथ जोड़कर बार बार सर हिलाते हुए कह रही थी कि प्लीज़ डॉक्टर साहब मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं पागल नहीं हूँ। तो वो डॉक्टर जल्दी से मेरे हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ तुम पागल नहीं हो, तभी तो मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वो मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। उसकी बात सुनकर मैं तसल्ली से बैठ गई। डॉक्टर और वार्डन दोनों ही केबिन से बाहर चले गए थे। डॉक्टर ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं देख रही थी कि वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि मुझे खिड़की से वो दोनों साफ नज़र आ रहे थे। मैं खिड़की के करीब गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। मैंने देखा कि डॉक्टर अपनी जेब से नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर वार्डन को दे रहा था और उससे कह रहा था कि आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लड़की तो सच में बहुत खूबसूरत है, अब तुम जा सकती हो। मेरी समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैंने देखा कि डॉक्टर पलटकर कमरे की तरफ आ रहा था। मैं फ़ौरन चेयर पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर केबिन के अंदर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करने लगा। मैं डॉक्टर को देखकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, डॉक्टर साहब, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? तो वो मेरे पास आया और कहने लगा कि अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो ये बात कहते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था और मुझे छू रहा था। मैंने उसे धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ गिरने से बचा था। उसने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम्हारी खूबसूरती के काफ़ी सारे पैसे वार्डन को देकर आ रहा हूँ। अब ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना शोर मचाने की ज़रूरत है। मैंने कहा, तो तुम लोग यहाँ मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ करते हो? तो वो कहने लगा, हाँ ऐसा ही समझ लो, बस अब तुम्हारी बारी है। उसने मेरे लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और फिर उसने मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जिसके लगने के बाद मैं अपने आप में बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी और मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। शायद वो इंजेक्शन वीकनेस का था, जिसकी वजह से मैं कमज़ोर पड़ जाऊं और किसी को कुछ ना बता पाऊं और ना ही यहाँ से भाग पाऊं। मुझे मेरे कमरे में भिजवा दिया गया था। मैं बस अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मेरी आँख कान खुले हुए थे। मुझे सब दिख सकता था, मैं सब सुन सकती थी, लेकिन मैं उठकर कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। मैं पागल नहीं थी, लेकिन इन अस्पताल के लोगों ने मुझे सच में पागल बना दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये थी कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया था। मैं तो अपने ससुराल में थी। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे महसूस होगा कि मैं ठीक होने लगी हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से भागना ही होगा। मगर यहाँ सख्त पहरा था, मैं कुछ भी करके भाग नहीं सकती थी। आज रात फिर से मुझे वार्डन डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आई थी। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ वही सब कुछ हुआ जो पहले डॉक्टर कर चुका था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे 2 दिन से डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा था। शायद डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ था। मेरे पास ये मौका अच्छा था यहाँ से भागने का, क्योंकि जब डॉक्टर होता था तो मुझे वीकनेस वाला इंजेक्शन लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं कमज़ोरी की हालत में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। लेकिन इन 2 दिनों में मैं अपने आप को ठीक महसूस कर रही थी, इसलिए मैं खामोशी से छुपती छुपाती अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच आई थी। मगर गेट पर गार्ड बैठा हुआ था, मुझे उससे बचकर निकलना था। पीछे से मुझे कोई आता हुआ नजर आया तो जल्दी से मैं एक कोने में छुप गई। मैंने देखा कि एक वार्ड बॉय था जो गार्ड से बातें कर रहा था। वो दोनों आपस में बातें करने में इतने बिजी थे कि मैं दरवाज़ा खोलकर खामोशी से वहाँ से निकल गई और फिर सारी रात में भटकती रही। रात के अंधेरे में मुझे एक जगह नजर आई। ये एक ढाबा था और इस समय बंद था, क्योंकि इस समय रात के 4 बज रहे थे। मैं यहाँ ढाबे के बाहर ही ज़मीन पर लेट गई थी और फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जब ढाबे का मालिक आया तो पूछने लगा कि तुम कौन हो। मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भी बहुत गंदा हो रहा था। वो आदमी समझ तो गया था कि मैं किसी अस्पताल की पेशेंट हूँ, क्योंकि मैंने पागल खाने की ड्रेस पहनी हुई थी। वो कहने लगा कि कहाँ से आई हो।
मैंने उसे नहीं बताया कि मैं पागल खाने से भागकर आई हूँ। मैंने कहा कि साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। मेरी बात सुनकर उस ढाबे के मालिक को लगा कि मैं भीख मांगती हूँ, इसलिए उसने मुझे खाना दे दिया। लेकिन मैं वहाँ से कहीं नहीं गई। मुझे वहाँ से वो भगाता रहा क्योंकि उसके कस्टमर आना शुरू हो गए थे। मैं जैसे तैसे चलती हुई अपनी मम्मी के घर आ गई थी। मैंने अपना हुलिया और ज़्यादा ख़राब कर लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके, मगर मैं जानती थी कि मैं अब अपने घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे ज़रूर पहचान जाएंगे। मैं जैसे ही अपनी मम्मी के घर गई तो ये देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था और मैं बड़ी उम्मीद से और मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। मैं सुबह से रात तक वहाँ अपने घर वालों का इंतज़ार करती रही। शायद वो लोग कहीं चले गए होंगे, लेकिन उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? मैं बस यही उम्मीद लगाए हुए घर के आसपास ही टहल रही थी, मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग तो अपनी बेटी के पागल होने के बाद ये शहर ही छोड़कर चले गए। सुना है कि कहीं और रह रहे हैं। हमारे पड़ोस की औरत मुझे पहचान नहीं सकी थी क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल किसी भीख मांगने वाली औरत की जैसी हो रही थी। सुबह से मुझे रात हो गई थी अपने घर के आगे खड़े हुए, और फिर मैं वापस इसी ढाबे पर आ गई जहाँ पर मैं कल रात ठहरी थी। पूरा दिन गुजर गया था। मैं भूखी प्यासी थी। मुझे लगा कि मैं उसी ढाबे पर जाऊंगी तो ज़रूर ढाबे का मालिक मुझे फिर से खाने को कुछ दे देगा। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूं, मगर अब जान लेने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे तो आगे पीछे रोने वाला भी कोई नहीं बचा था। मैं बड़ी मुश्किल से ढाबे तक आ गई थी और फिर वहां आने के बाद वहां के मालिक से हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे खाना दे दो, और उसे बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे ढाबे के पीछे ही ज़मीन पर लेटकर सो जाया करूँगी। मुझे यहाँ से भगाना मत। मेरा यहाँ के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारे कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होगी। वो मालिक बहुत दयालु था। उसने कहा चलो ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें खाना दे सकता हूँ, इतनी ही मदद कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए यही बहुत है। रात का टाइम हो गया था और मैं ढाबे के पीछे ही ज़मीन पर लेट गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मुझे डर लग रहा था क्योंकि आज पहली बार मैं खुले आसमान के नीचे सो रही थी। मेरे सर पर कोई छत नहीं थी। कल तो मुझे थकान की वजह से नींद आ गई थी, मगर आज मुझे इस अकेलेपन और सुनसान इलाके से बहुत डर लग रहा था। मैं बुरी तरह से लेटे हुए रोने लगी, मगर उठकर बैठ गई और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और न जाने क्या क्या सोच रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे एक भीख मांगने वाला आदमी खड़ा हुआ था। मैं उसे देखकर डर गई। उसके चेहरे पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी मूंछ थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ, मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? उस आदमी की बात सुनकर मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी क्योंकि यह आदमी कोई फ्रॉडिया भी हो सकता था जो मुझे ले जाकर मेरे साथ कुछ गलत करे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ अब तक काफ़ी गलत हो चुका है, यह आदमी भी इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या करेगा? मुझे सोचते हुए देखकर वो आदमी कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो और तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें वक्त ने बहुत सताया है। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। बताओ मुझसे शादी करोगी? मैंने उससे कहा कि दुनिया मुझे पागल समझती है और ये ढाबे वाला मालिक मुझे भीख मांगने वाली समझता है। क्या ये सब जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो वो कहने लगा कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ और तुम किस तरह से पागल खाने पहुँची। मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें शादी की ऑफ़र दे रहा हूँ। मैं कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो? तो वो बोला कि ये समझ लो कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक संत आदमी हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने अपने दिमाग में सोच विचार किया और उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी को यहाँ बीच रास्ते पर सुनसान जगह में अकेला नहीं छोड़ सकता। वो मुझे अपने साथ कुछ दूरी पर चलने के बाद एक घर में ले आया था। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि इस घर में तो हर फैसिलिटी मौजूद थी। ये तो एक मामूली सा भीख मांगने वाला आदमी लग रहा है, मगर इसके पास इतना अच्छा घर और घर में हर चीज़ मौजूद है, फिर भी ये क्यों मांगता है? मैं यही सब कुछ सोच रही थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो आदमी अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल रहा था। मैं उसको गौर से देख रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरी चीख निकल गई जब उसका असली रूप मेरे सामने आया।
मैं बेहोश होने से बची थी। उसने मुझे थाम लिया। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति प्रशांत था। मेरा पति तो मर चुका था, फिर ये कौन था? मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। उसने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हारा पति ही हूँ। मैं उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी और उसके गले से लगकर कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे प्रशांत? वो कहने लगा कि तुम तसल्ली से बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। पहले उसने मुझे ठंडा पानी पिलाया और फिर मेरे हाथ में हाथ थामकर अपनी बात बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि मेरा एक दोस्त शादी वाले दिन अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने के लिए आने वाला था, पर वो नहीं आया। रात के समय जब उसकी कॉल आई तो उसने कहा कि मैं आ चुका हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। मैं उसको लेने के लिए ही जा रहा था और कार में बैठा हुआ था जब अचानक मेरे दोस्त की फिर से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की और अपने दोस्त से कहा कि तुम 5 मिनट इंतज़ार करो, बस मैं एयरपोर्ट तक आने ही वाला हूँ। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा कि तुम एयरपोर्ट पर क्यों जा रहे हो जबकि तुम्हारी शादी की पहली रात है। मैंने सोचा तुमसे पूछता हूँ कि तुम अभी तक अपनी पत्नी के पास गए या नहीं। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, ये तुम कैसे पागलपन वाली बातें कर रहे हो? तुमने अभी मुझे कॉल किया था और कहा था कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाओ। बस मैं तुम्हें ही लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, पागलपन वाली बातें तो तुम कर रहे हो। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ? मैंने तो तुम्हें दिन में ही कॉल करके बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा आना कैंसिल हो गया है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं ड्राइविंग करते करते उससे बात कर रहा था और उससे बहस कर रहा था कि तुम आज के दिन तो मुझसे मजाक मत करो। मैं अपनी पत्नी को कमरे में अकेला अपना इंतज़ार करने के लिए छोड़कर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लेने के लिए। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। मैंने तुम्हें कॉल नहीं की, तुम देख सकते हो मेरे नंबर से तुम्हें कॉल नहीं आई होगी। मैंने ड्राइविंग करते हुए मोबाइल पर ध्यान दिया और चेक किया कि किसके नंबर से कॉल आई थी, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया कि वो कॉल मेरे दोस्त के नंबर से नहीं आई थी। अभी मेरा ध्यान मोबाइल पर ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारी और मेरी गाड़ी दूर जाकर एक पेड़ से टकराई थी और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ एडमिट था। मुझे जल्दी ही 1 घंटे के बाद होश आ गया था। मुझे काफ़ी सारी चोटें आई थी। मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो कहने लगे कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया गया था। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। हमारे फैमिली डॉक्टर मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे और उनको मेरे सौतेली माँ ने ढेर सारे पैसे दिए थे और कहा था कि प्रशांत मर जाना चाहिए। उन्होंने मेरे फैमिली डॉक्टर से कहा था कि तुम प्रशांत को जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि वो मर जाए, क्योंकि ये बात मेरी सौतेली माँ जानती थी कि मेरा इतना भारी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मेरे फैमिली डॉक्टर ने उनके कहने के मुताबिक पैसे ले लिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर जानते थे कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो एक ईमानदार इंसान है। दरअसल मैं अपने डैड का इकलौता बेटा था। मेरी मम्मी के मर जाने के बाद मेरे डैड ने मेरी सौतेली माँ से दूसरी शादी कर ली थी, जो अपने पहले पति से 2 बेटियाँ और 1 बेटा लेकर आई थी। मगर मेरे पापा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। मेरी सौतेली माँ को इस बात का गुस्सा था कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बराबर बराबर सारे बच्चों के हवाले क्यों नहीं की। उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मेरा ये एक्सीडेंट करवाया और उन्होंने ही तुम्हें पागल खाने में भिजवाया था। उन्होंने पागल खाने के डॉक्टर को पैसे खिलाए और जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया और कहा कि इस लड़की को दवाइयाँ देकर पागल कर दिया जाए। उन्होंने तुम्हारे घर वालों को भी ये यकीन दिला दिया कि तुम पागल हो चुकी हो। मैं काफ़ी दिनों बाद रिकवर हुआ था। डॉक्टर अंकल ने मेरी सौतेली माँ के मुताबिक मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरे बजाय किसी और की डेड बॉडी उनके हवाले कर दी थी। मेरी सौतेली माँ अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। उन्हें लगा कि मैं मर गया हूँ, मगर डॉक्टर अंकल ने मुझे अस्पताल से गायब करवा दिया और मुझे अपने घर पर कुछ दिन तक रखा और सबको यही बताया कि मैं मर चुका हूँ। जब मैं ठीक हुआ तो मुझे तुम्हारी याद आई। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे लगा कि इन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दिया होगा। मैंने अपनी पहचान बदल ली थी और मैं अपनी पहचान बदलकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे मायके के घर के बाहर पहरा देता था, मगर तुम मुझे वहाँ कभी दिखाई ही नहीं दी। मैं नहीं जानता था कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मेरी नज़र अभी भी तुम्हारे मायके पर ही टिकी हुई थी कि तुम जहाँ भी होगी, लेकिन कभी न कभी अपने मायके ज़रूर आओगी। अब जब तुम अपने मायके गई तो मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ था।
मुझे बहुत सुकून मिला था, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि शायद मेरी वजह से ही उन लोगों ने तुम्हारी ये हालत की होगी। जब तुम अपने मायके पर ताला लगा हुआ देखकर यहाँ आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही था और तुम्हारे साथ था कि अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि अब मुझे तुमसे बात करनी ही होगी और इस तरह मैं तुम्हें अपने यहाँ लेकर आया हूँ। ये मेरे दोस्त का घर है। मेरे डैड ने दूसरे शहर में एक बंगला बनाया हुआ था, वो भी उन्होंने मेरे नाम किया था, लेकिन उस बंगले के बारे में मेरी सौतेली माँ और उसके बच्चे नहीं जानते। उस बंगले की चाबी मेरे एक दोस्त के पास है। हम सारे दोस्त मिलकर वहाँ पर पार्टी किया करते थे। मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा और हम दोनों वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। प्रशांत की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भी ज़िंदगी की एक बड़ी जंग जीत कर आया था। फिर मैंने उसे बताया कि मेरे साथ पागल खाने में क्या क्या हुआ था। उसे बहुत अफसोस हुआ था मेरी हालत को देखकर, मगर फिर उसने मुझे समझाया और तसल्ली दी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम वो सब कुछ एक सपना समझकर भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब तुम्हारी हकीकत यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस तरह प्रशांत और मैं उस बंगले पर चले गए थे। वहाँ जाने के बाद मेरे पति ने नौकरी करना शुरू कर दी और अपनी काबिलियत के बलबूते पर दोबारा से उसने अपने एक अच्छा बिजनेस सेटअप बना लिया। हम लोगों ने बहुत सब्र किया था। जो कुछ प्रशांत की सौतेली माँ ने हम दोनों के साथ किया था, ज़रूर भगवान उनको उनके किए की सज़ा देगा। मेरे घर वालों को लोगों ने उल्टी सीधी बातें कहकर तंग कर दिया था। लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी मनहूस है, शादी की पहली रात ही अपने पति को खा गई और अब पागल खाने में बैठी हुई है। मेरी माँ और मेरे भाई से ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने तंग आकर वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। लेकिन मैं अपने पति के साथ अब आसान ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अब बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम कविता है। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद मैं पुलिस ऑफिसर बन गई थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत तारीफ होती थी क्योंकि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। न जाने कितने लोग मेरे पास ऐसे आए थे जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करते थे, मगर मैंने उनको भी ये सिखाया था कि रिश्वत देना और लेना पाप है, इसीलिए मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। इसलिए आगे से इस तरह की कोई बात मत करना। मैं काफ़ी सारे केसेस हैंडल कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब एक बड़ा ही ख़तरनाक केस मेरे पास आया। एक जवान लड़की पुलिस स्टेशन में भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजना। मैं उस लड़की की बात सुनकर दंग रह गई थी और फिर मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी। कहा था कि तुम तसल्ली से बात करो, इतना घबरा क्यों रही हो और रो क्यों रही हो। मैंने देखा था कि उस लड़की के सर पर खरोंच लगी हुई थी और उससे थोड़ा सा खून भी बाहर आ रहा था। मैंने कहा कि ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि मैं अभी आपको बताती हूँ मैडम जी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला था। उस लड़की ने कहा कि मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी दूसरी लेडी ऑफिसर को इशारा दिया और कहा कि इसकी रिपोर्ट लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ बताओ तुम्हें किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक ऐसे इंसान का नाम बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा शहर जिस इंसान की तारीफ करता था, ये लड़की उस इंसान के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगा रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जानती भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो वो कहने लगी कि जी मैडम जी मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं आपको भी उस इंसान की हकीकत बताना चाहती हूँ जो अपने घर में लड़कियों को रखने के बाद उनकी बड़ी बुरी हालत कर देता है। क्योंकि मेरे ही सामने एक लड़की ने अपनी जान गंवाई है। वो बेचारी मासूम थी। उसके माता पिता तो उसे बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने उसे अपने घर में रखने की अनुमति दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस घर में क्या क्या होता है। यहाँ पर लड़कियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वो बेचारी मासूम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बेचारी तड़पती रही और तड़पते तड़पते ही उसने अपनी जान दे दी। मैं नहीं चाहती कि मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूं। मैं इस ढोंगी बाबा की हकीकत सारी दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हूँ
तभी मैं अपनी जान पर खेलकर वहाँ से भागकर आई हूँ। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैंने उससे कहा, अच्छा बताओ तो तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ और तुम जिस लड़की की बात कर रही हो उसके साथ क्या हुआ। आखिर हम भी तो जाने कि बाबा जी अपने घर में रहने वाली लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी कि मैडम जी, सिर्फ बाबा जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी किसी खतरनाक औरत से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरी तो वही औरत है। उस लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि उसके साथ और उसके साथ वाली लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। उस लड़की ने बताया कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग इस गांव के ही रहने वाले हैं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जबकि मैं अपने भैया भाभी के साथ उनके घर में रहती थी। कहने को तो वो मेरा घर भी था, लेकिन मुझे उस घर में कभी भी अपना अधिकार नहीं मिला था। जिस दिन से भाभी आई थी उसने मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया था और मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। वो घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी, जबकि उन्होंने मुझे पूरे गांव में बदनाम किया हुआ था कि मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मगर मेरी अभी उम्र ही क्या थी। मेरे रिश्ते तो आना शुरू हो गए थे, लेकिन हर बार मैं शादी से इनकार कर दिया करती थी। भैया फिर भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मेरी भाभी कहने लगी कि गांव में सतरंगी बाबा आए हैं। सतरंगी बाबा कौन था? मैं तो उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी भाभी शायद जानती थी। भाभी कहने लगी, अरे तुम नहीं जानती सतरंगी बाबा को? सतरंगी बाबा ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हमारे घर से निकल जाओ और सतरंगी बाबा के घर में जाकर उनकी सेवा करो। घर में तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, अगर तुम भी चली जाओगी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। भाभी की बात को मैंने इग्नोर कर दिया था और फिर मैं पड़ोस वाले घर में जाकर बैठ गई थी। जब उन्होंने भी मुझे सतरंगी बाबा के बारे में बताया, पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सतरंगी बाबा के घर में जाकर रहने लगो। तुम्हें पता है, सतरंगी बाबा के घर में रहने वाली लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं। सुना है अगर वो सतरंगी बाबा के घर में 3 महीने गुजार लें तो उनकी शादी बहुत अच्छे परिवार में होती है और वो सारी ज़िंदगी खुश रहती हैं, क्योंकि बाबा जी उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। आंटी के मुंह से भी मैंने सतरंगी बाबा के बारे में बहुत तारीफ सुनी थी। और फिर जब मैं अगले दिन सब्जी लेने गई तो वहाँ पर भी कुछ औरतें सतरंगी बाबा के बारे में बातें कर रही थी। ये बाबा पहले किसी और गांव में रहता था, लेकिन अब हमारे गांव में इसने अपना घर बना लिया था और सुना था कि वो घर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और जबकि बहुत सारी जवान लड़कियों को उन्होंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, जो बेचारी मासूम है और बेसहारा है। मैं वैसे भी एक मामूली सी शक्ल वाली लड़की हूँ। मेरी भाभी हमेशा मेरी शक्ल सूरत को लेकर मुझे बहुत ताने दिया करती थी। मेरे दिमाग में लोगों की बातें आ रही थी कि क्यों ना मैं भी सतरंगी बाबा के घर पर चली जाऊं। फिर एक दिन मुझे लड़के वाले देखने आए और ज़बरदस्ती मेरी भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। लड़के की माँ बहुत ज़्यादा चालाक थी। मुझे तो वो बिल्कुल अपनी भाभी की तरह लग रही थी, इसलिए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया था। और मेरा कहना था कि अगर मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे भैया भाभी मेरी शादी करवाना चाहते थे और फिर मेरे पास यही मौका था कि मैं घर से भाग जाऊं और बाबा जी के घर में जाकर रहने लगूं। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरे जैसी थीं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने घर से भाग गई और बाबा जी के घर में चली गई। बाबा जी अपने भक्तों के पास बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिया और कहा कि बाबा जी प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने की अनुमति दे दीजिए, मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती। मेरे भैया भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। बाबा ने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि तुम अब हमारे घर में रहना, यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह भी दी जाएगी और यहाँ तुम्हें हर वो अच्छा काम सिखाया जाएगा जो हर एक अच्छे इंसान को करना आना चाहिए। यहाँ तुम्हें भगवान की सीधी राह पर चलना भी सिखाया जाएगा। वहाँ के लोगों ने देखा कि बाबा मुझ पर इतनी दया कर रहा है तो वहाँ के सारे ही लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि लड़की तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे बाबा जी ने अपने घर में जगह दी है। बाबा जी का घर बहुत बड़ा है और उन्होंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में रहने की जगह दी है जो बहुत गरीब लड़कियां हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान तुम जैसी किस्मत सबको दे।
हमारे घर की बेटियों को भी बाबा जी के घर में आने का मौका मिले, वरना बाबा जी हर किसी को अपने घर में जगह नहीं देते। तुम मजबूर थी, इसलिए तुम्हारा काम किया गया, नहीं तो गांव की न जाने कितनी लड़कियां बाबा जी के घर में रहने के लिए तरस रही हैं। सुना है कि बाबा जी जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते हैं, वो लड़की सारी जिंदगी अपनी ससुराल में राज करती है। तभी तो यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आना चाहती हैं। सारे लोग बाबा के सामने उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे क्योंकि बाबा जी की अच्छी इमेज बन गई थी। मुझे भी यही लगता था कि बाबा सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो कितना अच्छा इंसान है और कितना बुरा, ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने वहाँ पर रहना शुरू किया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि इस दुनिया में उससे बुरा इंसान कोई और नहीं हो सकता। इस गांव के सारे ही लोग बाबा को बहुत मानते हैं। जब मेरा उस घर में पहला दिन था, मेरे भैया भाभी तो मुझे वहाँ पर लेने के लिए नहीं आए थे। गांव वालों ने उनको बता दिया था कि तुम्हारी बहन घर से चली गई है। वो तो वैसे भी मुझे उस घर से निकालना ही चाहते थे, इसलिए तो मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से बाबा के घर में आ गई, इसलिए उनको मुझसे छुटकारा मिल गया था। बाबा ने मुझे अपने यहाँ रखी हुई एक औरत के हवाले कर दिया। वो मुझे कमरे में ले गई थी और फिर मुझे भी उन जैसे ही कपड़े पहनाए गए और कहा गया कि तुम घर का काम करो। बाबा का बहुत बड़ा घर था, इसलिए वहाँ पर जो लड़कियाँ रहती थीं उनसे वहाँ के सारे काम करवाए जाते थे, जबकि उनकी पत्नी महारानी बनकर हम लोगों पर राज करती थी और हम पर हुक्म चलाती थी। मुझे पहले दिन ही काम दे दिया गया कि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। घर का काम करना तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर इतने ढेर सारे कपड़े धोना मेरे बस की बात नहीं थी। वहाँ पर वॉशिंग मशीन थी, लेकिन फिर भी बाबा जी की पत्नी ने कहा था कि तुम्हें हाथ से ही कपड़े धोने हैं, हमारे यहाँ मशीन नहीं चलाई जाती। मैंने जैसे तैसे वो कपड़े धो दिए थे, मगर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और इतने ढेर सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं पहले ही दिन वहाँ पर बीमार पड़ गई थी। मुझे सोने के लिए कमरा दे दिया गया। इस घर में कमरे बिल्कुल जेल की तरह बने हुए थे, छोटे छोटे, और आगे को जेल की तरह लोहे की सलाखें थीं। वैसे तो एक तरह की जेल ही थी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली लड़की अपनी मर्जी से बाहर वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन हैरान तो मैं तब हुई थी जब मैंने अपने सामने वाले कमरे में एक लड़की को बेबस हालत में देखा था। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी, उसकी उम्र लगभग 15 साल होगी। बहुत कमज़ोर थी, बेचारे की आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे और वो बहुत बुरी हालत में अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैं अपने कमरे से उसके कमरे की तरफ साफ देख सकती थी। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसके पास चली गई और उससे कहने लगी कि बहन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? और तुम कहाँ से आई हो? हमारे गांव की तो नहीं लगती। वो तकलीफ़ भरे अंदाज में उठकर बैठ गई और कहने लगी कि हाँ, मैं इस गाँव की नहीं हूँ, वो पड़ोस वाला गाँव है ना, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो तुम पड़ोस वाले गाँव से आई हो। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, इस कमज़ोरी की हालत में भी इतनी सुंदर लग रही हो, जब नॉर्मल होगी तो कितनी सुंदर नज़र आओगी। तो वो कहने लगी कि मेरी यही खूबसूरती ही तो मेरी दुश्मन बन गई। एक लड़की गई है दवाई लेने के लिए मेरी बाबा के पास, दवाई खा लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वो मुझसे कहने लगी, एक बात बताओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें आज ही यहाँ लाया गया है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने कहा लाया गया से क्या मतलब है, मैं खुद यहाँ आई हूँ। मेरे भैया भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। लड़के की माँ बहुत चालाक थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे घर में तो मेरी चलती ही नहीं है। मैं उन लोगों से छुटकारा पाकर यहाँ भाग आई, सोचा कि यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजारूंगी। वैसे भी गांव के सारे ही लोग सतरंगी बाबा की बड़ी तारीफ करते हैं। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम नहीं जानती हो कि तुम कितने बड़े दलदल में फंस गई हो। ये बाबा और उसकी पत्नी बहुत घटिया लोग हैं। यहाँ पर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। गांव के लोगों को लगता है कि बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं जानती कि इन लड़कियों को बाबा 3 महीने तक अपने पास रखता है, उनका इस्तेमाल करता है, और उसकी पत्नी उन लड़कियों से घर के सारे काम करवाती है, और जब लड़की पुरानी हो जाती है तो उसे शहर में ले जाकर बेच देता है। इस तरह बाबा के पास ढेर सारे पैसे आते हैं। लोग पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई, तो बाबा उनको पैसे दे देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटियों की शादी मैंने शहर में करवा दी है, वो बहुत खुश रह रही हैं। मगर मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि गांव वाले इतने सीधे लोग हैं कि इस बाबा की बातों में आ जाते हैं और इसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद कभी उनकी तलाश करने की कोशिश भी नहीं की, कभी यहाँ पर आकर उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। ये नहीं सोचा कि हमें अपनी बेटियों को देखना चाहिए कि वो किस हालात में हैं
और अगर बाबा ने उनकी बेटियों की शादी करवा दी है तो हमें देखना चाहिए कि बाबा ने उनकी बेटी की शादी कहाँ और किस परिवार में की है, किस लड़के के साथ की है। मगर वो लोग तो अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद भूल जाते हैं, इस बाबा पर अंधविश्वास करते हैं और ये बाबा उनके भरोसे का कत्ल कर रहा है। बाबा उनसे सख्ती से मना कर देता है, अगर तुम लोगों ने पलटकर अपनी बेटी को देखने की कोशिश की, तुम्हारी बेटियों का भविष्य बिगड़ जाएगा, आने वाली ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे यहाँ आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से कई सारी लड़कियों को बाबा को यहाँ से ले जाते हुए देख चुकी हूँ। वो बेचारी बुरी तरह से रोती हैं, मगर किसी भी लड़की की कोई सुनवाई नहीं की जाती। अक्सर लड़कियों को रात के अंधेरे में लेकर जाया जाता है ताकि बाबा को कोई देख न सके। मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए बाबा मेरी इज्जत को हर रात ख़राब करता है। उसकी पत्नी उसे रोकती नहीं है, जबकि वो सब कुछ जानती है अपने पति के बारे में। ये दोनों पति पत्नी लोगों की सेवा के नाम पर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी की जा रही है। इस लड़की ने मुझे अपना नाम मधु बताया था। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो वो कहने लगी कि सब लोगों की तरह मेरे माता पिता को भी सतरंगी बाबा पर बहुत भरोसा है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि पड़ोस वाले गांव में जो सतरंगी बाबा है, अपनी बेटी को वहां ले जाओ, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सतरंगी बाबा की काबिलियत के चर्चे तो पहले ही मेरी माँ कई लोगों से गाँव में सुन चुकी थी। वैसे भी हमारे गाँव में अनपढ़ जाहिल लोग बाबाओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। मेरी माँ भी मुझे बाबा के पास ले आई थी। बाबा ने 1-2 मंत्र मुझ पर फूके और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा मुझे बड़ी गौर गौर से देख रहा था। हम दोनों माँ बेटी वहाँ से उठकर जाने लगे। जब बाबा ने मेरी माँ से कहा, क्या तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर जाना चाहोगी? मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य सुधार दूंगा। तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष है, आगे चलकर इसकी ज़िंदगी बहुत भयानक दे होने वाली है। ये बात सुनकर मेरी माँ डर गई थी और उन्होंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ लिए और वो कहने लगी कि बाबा जी, अगर आप मेरी बेटी को अपने पास रख लोगे तो मैं अपनी बेटी को बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही संवर जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने भी लोगों की बेटियां आपके पास आई हैं, उनकी शादी शहर के बड़े बड़े लोगों से हुई है और वो अपनी ससुराल में आज राज कर रही हैं। मगर मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा था। मैंने अपनी माँ को बहुत मना किया कि मुझे बाबा के पास मत छोड़ो, मुझे अपने पास लेकर चलो, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बाबा के पास रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी शादी भी हम जैसे ही गरीब लोगों में होगी, तो फिर तुम भी हमारी ही तरह ससुराल में जाकर गरीबी भरी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। मैं घर जाकर तुम्हारे पिताजी से अनुमति लेकर आती हूँ, लेकिन तुम तब तक यहीं रुको। मैंने अपनी माँ से कहा था, माँ प्लीज़ मुझे मत छोड़ कर जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अभी तो आप मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मेरी माँ ने एक नहीं सुनी और मुझे बाबा जी के पास छोड़ दिया। मैं जानती थी कि मेरे पिताजी भी बाबा जी के घर में ठहरने के लिए मुझे परमिशन दे देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी बार मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बाबा जी के पास रहो और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना। बाबा जी ने मेरे माता पिता से कह दिया था कि अब यहाँ अपनी बेटी से मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने ये हमारे पास रहेगी। उसके बाद हम इसकी शादी शहर के किसी अच्छे बिजनेसमैन के बेटे से करवा देंगे और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के फ़ोटोज़ भी दे दिए जाएंगे। मेरे माता पिता तो यहाँ से ऐसे खुश होकर गए थे जैसे उनकी बेटी उनसे दूर नहीं हुई, बल्कि उनको कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। मुझे अफसोस होता है अपने माता पिता पर, जिन्होंने अपनी बेटी को इस ढोंगी बाबा के हवाले कर दिया। मधु अपनी कहानी बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई औरत चेक करने के लिए आती रहती है कि सारी लड़कियाँ अपने अपने कमरे में हैं या नहीं। अगर कोई आ गया और उसने तुम्हें मेरे कमरे में बैठे हुए देख लिया तो तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मुझसे बातचीत करने की तुम्हें सज़ा दी जाए। मैं उस लड़की की बात सुनकर खामोशी से अपने कमरे में चलती हुई आ गई थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसे नम आंखों से देख रही थी, क्योंकि उसकी कहानी बहुत दुख भरी थी। मुझे डर लगने लगा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे घर से भागना ही था तो मैं कहीं और चली जाती, या फिर इससे अच्छा यही होता कि मैं अपने भैया भाभी की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लेती। कम से कम वहाँ सुकून की ज़िंदगी तो गुजार रही होती, मगर यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नर्क में आ गई हूँ।
मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अगला दिन निकल आया था जब सारी लड़कियों से कहा गया कि अब तुम लोग काम पर लग जाओ। मधु भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और कामकाज कर रही थी। मधु और मुझे सफाई का काम दिया गया था। हम दोनों मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए गए थे। जब मैंने मधु से कहा, मधु हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, यहाँ से भागने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मेरी बात पर मधु मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मैंने यहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश की थी मगर मैं हर बार नाकामयाब रही। और तुम काम पर ध्यान दो वरना मालकिन आ जाएगी। मधु और मैं सफाई कर ही रहे थे तभी अचानक से टेबल पर रखा हुआ शीशे का फ्लावर पॉट मुझसे गलती से ज़मीन पर गिर गया और उसके टूटने की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आई थी। मधु ने घबराकर मुझे देखा और मैंने भी उसकी तरफ देखा। मधु कहने लगी कि तुमने ये क्या किया? तुम नहीं जानती कि मालकिन तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा देगी। मधु ने जल्दी से मुझे पीछे किया और कहने लगी कि तुम यहाँ से हटो, तुम जाओ यहाँ से, कमरे से निकल जाओ जल्दी से, ये सब कुछ मैं साफ़ करती हूँ। उसने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया। मैं कमरे से निकल ही रही थी तभी अचानक मालकिन कमरे के अंदर आ गई और कहने लगी कि किस बात का शोर मचाया हुआ है, क्या तोड़ा है? उसने देखा तो मधुर गिरे हुए फ्लावर पॉट के कांच बीन रही थी। वो गुस्सा करती हुई मधु के करीब गई और उसने मधु को बालों से पकड़ लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, मनहूस तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। यहाँ पर सारी लड़कियाँ आसानी से और अच्छे तरीके से काम करती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ जिस दिन से तू यहाँ आई है तुझे मेरे हाथ से ही मार खाना बहुत पसंद आ रहा है। कोई ना कोई काम बिगाड़ती ही रहती है। मैं जल्दी से मालकिन के पास गई और मैंने उनसे मधु को छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा, मालकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मैंने किया है। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और वो कहने लगी कि तू हट यहाँ से, इसके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अगर तू आई तो तेरी भी खैर नहीं है। उसने ज़बरदस्ती मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। मधु बेचारी चीख रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। मैं भी रो रही थी और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। कह रही थी कि प्लीज़ मालकिन मधु को कुछ मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मालकिन ने उसे डंडे से इतना मारा था कि वो बेचारी घायल हो गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे बाहर तक आ रही थी और मैं तड़प तड़प कर रो रही थी कि मेरी वजह से बेचारी मधु का क्या हाल हो गया। बहुत देर के बाद बाबा की पत्नी बाहर आई थी और उसने मुझसे कहा था कि ले जा इस लड़की को यहाँ से, इसके कमरे में डाल कर आ, ये किसी काम की नहीं है और जल्दी इसको इसके कमरे में छोड़कर काम से लग जा, वरना तेरी हालत भी ऐसी ही करूँगी जैसे इसकी की है। मैंने जल्दी से मधु को उठाया। उस बेचारी से तो चला भी नहीं जा रहा था। मैं उसे सहारा देती हुई उसके कमरे तक ले गई थी और उससे कहा कि मधु तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने सर पर क्यों ले लिया? तो वो कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ आने के बाद बर्बाद हो चुकी है। मैं यहाँ रोज़ किसी न किसी नए अत्याचार का शिकार हो रही हूँ, मगर तुम तो कल ही यहाँ पर आई हो। मैं नहीं चाहती थी जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता दिखाई देता है तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये एक बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर आने वाला इंसान कभी भी सही सलामत यहाँ से वापस नहीं जा सकता। हो सकता है कि भगवान तुम्हारा साथ दे दे। मैंने मधु से कहा, मैं अब यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी और अगर यहाँ से भागी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। मधु कहने लगी, अब मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगी? मेरे साथ तो काफ़ी कुछ गलत हो चुका है, अब मेरी ज़िंदगी की कहानी जैसी ऐसी ही चलती रहेगी। वो बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी कि अब तुम यहाँ से जाओ, अगर तुम्हें यहाँ से जाने में देर हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं मधु के कमरे से वापस आ गई थी और अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मधु की तरफ ही जा रहा था। वो बेचारी कितनी तकलीफ़ में थी। यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ फिर भी ऐसा नहीं हो रहा था जैसा मधु के साथ हो रहा था, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाबा के दिल मधु पर आ गया था। इसी तरह काम करते करते रात हो गई थी। एक औरत मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि चलो उठो, तुम्हें बाबा ने बुलाया है। मैं उसकी ये बात सुनकर घबरा गई थी क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा मुझे रात के समय कमरे के अंदर क्यों बुला रहा है। मधु के साथ जो कुछ होने लगा था वो मुझे याद आने लगा कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तू यहाँ आई है तो ये सब तुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं कहने लगी, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाबा के कमरे में नहीं जाऊँगी। उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया।
मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मधु अपने कमरे से मुझे बचाने के लिए बाहर आई तो उस औरत ने मधु को भी मारना पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब तुम दोनों ही बाबा के कमरे में जाओगी। हम दोनों ने उस औरत को धक्का दे दिया और हम दोनों वहाँ से भागने लगे क्योंकि वो औरत बहुत खतरनाक थी। उसने पूरे घर में शोर मचा दिया कि ये लड़कियाँ भाग रही हैं, इन्हें पकड़ो। घर में खूब शोर गूंजा तो बाबा और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए थे। हम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे जब पूरे घर में एक भयानक हड़कंप मच गया। वहाँ की औरतों ने जैसे तैसे हमें दबोच लिया था। हम जानते थे कि अब हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हम दोनों पकड़े गए थे और अब हम दोनों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। मधु बाबा से बदतमीजी कर रही थी कि ढोंगी बाबा, इस मासूम लड़की को तो छोड़ दे। तूने मेरे साथ जो किया उसका फैसला तो भगवान करेगा, मगर तुम दोनों पति पत्नी को कभी भी मैं माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी भगवान माफ़ करेगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस लड़की को जाने दे। मैं जानती हूँ यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ हैं, मगर ये लड़की बहुत मासूम है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मगर मधु को जब बाबा और उसकी पत्नी ने ये सब कुछ कहते हुए देखा तो बाबा की पत्नी ने मधु के बाल खींच लिए और इतनी ज़ोर से खींचे कि बेचारी तड़प उठी थी। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी जब बाबा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, लगता है तुम दोनों सहेली बन गई हो, आज हमें तेरी सहेली को ख़त्म करना होगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। जब उसकी पत्नी ने दूसरी औरत को इशारा करके उससे डंडा मंगवाया और उसने डंडे से मेरी आंखों के सामने ही मधु को मारना शुरू कर दिया। वो मधु को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने लाख कोशिश की कि वो मेरे हाथ छोड़ दे और मैं मधु को बचा लूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बाबा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गया। आज वो मेरी इज्जत को ख़राब करना चाहता था। उधर मधु बेचारी बहुत तड़प रही थी। वो मुझे खींचकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बार बार पलटकर मधु की तरफ देख रही थी और चिल्ला रही थी कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो, कोई हमें बचाओ। लेकिन ये सब करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मधु के इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि वो बेचारी फर्श पर बुरी तरह से तड़प रही थी और तड़पते तड़पते वो बेहोश हो गई। मगर फिर भी बाबा की पत्नी के हाथ नहीं रुके थे। वो लगातार डंडे से उसको पीटती चली जा रही थी और बाबा मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले गया था। उस रात मेरी इज्जत बाबा के हाथों नीलाम हो चुकी थी। मैं बाबा के कमरे में थी, फिर दो औरतें आईं और मुझे कमरे से ले गईं। मैंने सामने मधु के कमरे की तरफ देखा तो वो खाली था। मधु अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी। सारी रात हो गई थी। मैं इसी परेशानी में थी कि मधु कहाँ है, उसे उसके कमरे में क्यों नहीं लाया गया। मगर फिर ये सच्चाई तो सुबह खुली थी कि मधु इस दुनिया से जा चुकी है। बाबा की पत्नी ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो बेचारी घायल होते होते इस ज़िंदगी की जंग हार गई और मुझे छोड़कर चली गई। उसकी मौत पर मैं बुरी तरह से रोई थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस बाबा को सज़ा दिलवाकर ही रहूंगी। सुबह के समय बाबा ने मधु के माता पिता को बुलवाया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार थी और तेज़ बुखार हो जाने के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमने तो उसका बहुत इलाज किया मगर वो नहीं बच सकी। उसके माता पिता उसे देखने के लिए आए थे। वो बुरी तरह से रो रहे थे। बाबा ने मधु का शव उनके हवाले कर दिया। जब उन्होंने मधु की शक्ल देखी तो कहा कि इसे देखकर नहीं लगता कि ये बुखार से मरी है, क्योंकि उसके चेहरे पर बुरी तरह से नील पड़े हुए थे और उसका शरीर भी जख्मी था। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। आज जब उनको अपनी बेटी की मौत की खबर मिली थी तो वो लोग अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे, लेकिन इससे पहले तो उन लोगों ने बाबा पर इतना भरोसा किया था कि मधु की तरफ कभी पलटकर देखने की भी कोशिश नहीं की थी। आज वो लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे, मगर उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। बाबा ने जब ये बात देखी कि ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत किया गया है, तो बाबा ने खामोशी से 10 लाख रुपए उसके माता पिता को देना चाहे। मगर उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बाबा जी, हमारी बेटी मरी नहीं है, बल्कि यहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाबा कहने लगा, अब तुम समझ ही गए हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये पैसे रखो और अगर फिर भी तुम्हें पैसे कम लगते हैं तो मैं और दे दूंगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। बाबा की बात सुनकर मधु के माता पिता शोर मचाने लगे और कहने लगे कि हम पूरे गांव में बताएंगे कि तुम ढोंगी बाबा हो और तुमने हमारी बेटी को मार दिया। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया था?
तो बाबा ने अपनी पिस्तौल निकालकर मधु के माता पिता के सामने रख दी और कहा कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम लोगों को यहीं जान से मार दूंगा। ऐसा करो, तुम लोग अपनी बेटी का शव यहाँ से ले जाओ और खामोशी से उसे किसी गड्ढे में दबा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी बेटी मर गई है। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मधु के माता पिता बहुत डर गए थे और फिर उन्होंने मधु का शव उसके माता पिता के हवाले कर दिया। मधु के माता पिता खामोशी से शव को ले गए और बाबा ने जो उनको बताया था उस हिसाब से तो वो लोग अपनी बेटी के शव को ज़मीन में गाड़ चुके होंगे। इसका मतलब ये कि उनकी बेटी का नामो निशान ख़त्म हो गया है। और बाबा ने मधु के माता पिता से ये भी कहा था कि अगर कोई भी तुम्हारी बेटी के बारे में पूछे तो कह देना कि बाबा ने उसकी शहर में शादी कर दी है और वो अपने ससुराल में बहुत सुखी रह रही है। मधु के माता पिता गरीब लोग थे, बाबा का सामना नहीं कर सकते थे, इसीलिए खामोशी से रोते हुए अपनी बेटी का शव लेकर वहां से चले गए थे। लेकिन मैडम, मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए मैंने कुछ भी करके वहां से भागने का फैसला कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरे भागने का अंजाम इस बार मेरी मौत होगा, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे बड़ी चालाकी से यहाँ से निकलना होगा। इस घर में रुकना अब मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता था। जब मेरी आंखों के सामने मधु की मौत हो गई तो इस तरह मेरी भी मौत हो सकती है और मैं मधु को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अगर मैं भी बाबा या उसकी पत्नी के हाथों मर जाती तो फिर मेरा राज भी राज ही रह जाता, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने भी मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। इस तरह कोई नहीं जान पाता कि इस घर में क्या हो रहा है। मैडम, मैं बड़ी खामोशी के साथ सुबह सवेरे जब सब लोग सो रहे थे बचती बचाती घर की छत पर चली गई और मैंने वहां बहुत ऊंचाई से छलांग मारी थी। मैंने सोचा था भले ही मेरी टांगें टूट जाएंगी मगर मेरी जान नहीं जानी चाहिए, मुझे जिंदा रहना होगा और इस बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं वहां से छलांग मारकर ज़मीन पर गिर गई थी। मेरे पैरों में बुरी तरह से चोट आई है, आप मेरी चोट देख सकती हो, लेकिन मैं फिर भी लंगड़ाती हुई वहां से जैसे तैसे वापस आ गई हूँ और आपको ये सच्चाई बता रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप लोग जाइए और मधु के माता पिता से सारी सच्चाई पूछिए, क्योंकि अब ये बाबा मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत कर चुका है और इसकी पत्नी भी उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है और फिर ये लोग उन लड़कियों की शहर में तस्करी कर देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ। यहाँ पर इस लड़की की कहानी ख़त्म हुई थी। मैंने इससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मैंने अपने एक हवलदार से कहा था कि इस लड़की को हमारी कस्टडी में रखा जाए, इसे बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि उसने बताया था कि इसकी जान को बाबा से खतरा है, इसलिए इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी थी। जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये सच बोल रही है या झूठ। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल चुके थे। हमें सबसे पहले मधु के माता पिता के पास जाना था। हमने मधु का पता लगा लिया था कि मधु कहाँ की रहने वाली थी और उसके माता पिता कौन थे। हम उसके घर गए तो उसके माता पिता की आंखों से लग रहा था कि वो लोग बहुत रोए हुए हैं। जब हमने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा तो कविता के मुताबिक उन लोगों ने हमें यही बताया था कि उनकी बेटी की शादी बाबा ने शहर में किसी अच्छी जगह पर करवा दी है और वो वहाँ पर सुखी रह रही है। इसका मतलब यही था कि उन लोगों ने हमसे साफ साफ झूठ बोल दिया था। हमने कहा अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में सतरंगी बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। ये बात सुनते ही मधु के माता पिता चौंक गए थे और कहने लगे कि इतनी हिम्मत हमारे गांव में आखिर किसके अंदर आ गई है कि सतरंगी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सके। मैंने कहा आप सच बता देंगे तो मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिला सकती हूँ कि आपकी बेटी मर गई है। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया क्योंकि उन्हें बाबा का बहुत डर था, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोगों ने झूठ बोला तो मैं आपको भी अरेस्ट कर सकती हूँ। वैसे भी सच उगलवाना हम पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो लोग घबरा गए और मेरे पैरों में गिर गए और रोने लगे कि हमारी बेटी को बाबा ने मार दिया है। हम तो बड़े भरोसे के साथ उसके पास अपनी बेटी को लेकर गए थे। हम चाहते थे कि हमारी बेटी का भविष्य सुधर जाए, मगर हमें क्या पता था कि वो बाबा एक दिन हमारी बेटी को ही मार देगा। न जाने उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। मैंने उनसे पूछा अच्छा तो फिर ये बात सच है कि आपकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और आप लोग उसका शव खुद ही बाबा के घर से लेकर आए हैं? क्या बाबा ने आपको डराया धमकाया था? तो उन लोगों ने इस बात पर भी हामी भर ली थी और फिर उन लोगों ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि उन्होंने अपनी बेटी का शव बाबा के कहने के मुताबिक जंगल में ही दबा दिया है। हमने उनसे कहा हमें वो जगह दिखाइए जहाँ पर आपने अपनी बेटी को दबाया है। उन लोगों ने हमें जगह दिखा दी थी।
हमने जब उस जगह की खुदाई करवाई और वहाँ से मधु का शव निकल गया, हमने उसके शव को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था। वहाँ से रिपोर्ट आई थी तो पता चला था कि उसको ज़्यादा पीट कर घायल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो तकलीफ़ बर्दाश्त न कर सकी और उसकी मौत हो गई। और उसकी रिपोर्ट में ये भी साबित हो चुका था कि उसके साथ कई बार गलत काम हो चुका है, जबकि हमने कविता का भी टेस्ट करवाया था और उसमें भी ये साफ पता चल चुका था कि उसके साथ भी एक बार गलत काम हो चुका है। मधु ने यही बताया था कि भागने से एक रात पहले उसके साथ ये सब कुछ हुआ था और उसी रात मधु की मौत हुई थी और अगले दिन मधु के माता पिता को उसका शव दे दिया गया था। और रात के समय कविता छत से छलांग लगाकर हम लोगों के पास भागकर आई थी। हमारे पास बाबा को अरेस्ट करने के पूरे पक्के सबूत थे और फिर इस तरह से मैंने बाबा और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था और गांव के सारे लोगों को बाबा जी की सच्चाई दिखाई थी कि ये उनकी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी मिली थी जो बाबा की हवस का शिकार हो रही थी और उसकी पत्नी की परेशानियों से जूझ रही थी, जबकि कुछ लड़कियाँ ऐसी थीं कि बाबा की दीवानी थी और खुशी खुशी आकर वो जो कहता था वो सब कुछ करती थी। और कुछ लड़कियाँ ऐसी थीं जिन्हें बाबा बेच चुका था और कुछ औरतें ऐसी थीं जो बाबा की गैंग में शामिल थीं। ये पूरा एक बड़ा सा गैंग था। इस पूरे गैंग को हमने अरेस्ट कर लिया था और जो मासूम लड़कियां थीं उनको रिहा करवा दिया गया था। इस तरह मधु को इंसाफ मिल चुका था, जबकि कविता को उसके भैया भाभी के हवाले कर दिया गया। हमने गांव वालों को ये सीख दी थी कि आप लोग बिना सोचे समझे और इन ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर अपनी जवान और कुंवारी लड़कियों को ऐसे लोगों के हवाले न करें, क्योंकि अपनी बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। अपनी बेटियों को कभी बोझ न समझें। अगर आप चाहते हैं कि उनका कोई भविष्य सुधार सकता है तो वो उनके पेरेंट्स होते हैं। गांव के लोग इस घटना से काफ़ी डर गए थे और फिर उसके बाद गांव के लोगों ने अपनी सोच बदल ली। हमने अपने गांव के सरपंच से बात करके ये फैसला किया था कि इस गांव में कोई भी बाबा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा पुराने ज़माने में होते थे। अब के जो बाबा हैं वो ढोंगी होते हैं और लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। बाबा जी की पत्नी को भी काफ़ी कड़ी सज़ा मिली थी, क्योंकि असली सज़ा की हकदार तो वही औरत थी जिसने मधु को पीट पीट कर उसकी जान ली थी। मैं कविता की मदद से केस हैंडल कर पाई थी। कविता की हिम्मत को मैं दाद देती हूँ, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई और बाबा की सच्चाई सब लोगों के सामने लेकर आई। कविता को हमने सरकार की तरफ से इनाम दिलवाया था। कविता के भाई ने अब उसकी शादी कर दी है और वो अपनी ससुराल में सुखी रह रही है। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने अलावा अपनी बेटियों को किसी के हवाले न करें, क्योंकि जो परवरिश माता पिता कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और रही उनके फ्यूचर की बात, तो हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखवा कर लाया है। किसी बाबा की बातों में आकर उसकी किस्मत बदल नहीं जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।